हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेंद्र सैनी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे, हमारा एक टॉपिक था सेल और हमने उसके कुछ पार्ट्स के बारे में जाना था। उस पार्ट्स में हमने जाना, लास्ट पार्ट था हमारा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने ईआर की बात करी थी। ईआर अंत्यप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है और ईआर का मुख्य कार्य है हमारे केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच परिवहन नलिका का कार्य करना, और उसी से राइबोसोम बाहर निकलकर ईआर के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं, जहां ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं और यही प्रोटीन गोल्जी काय की हेल्प से जिस स्थान पर भी आवश्यक हो वहां भेजने का कार्य किया जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है प्लास्टिड या लवक। प्लास्टिड या लवक की बात करें तो लवक वे पिगमेंट हैं जिसके कारण प्लांट्स या कहें पेड़ पौधे रंगीन दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई प्लांट्स हमें कलरफुल दिखाई क्यों देते हैं, या कहें कि उस प्लांट्स के कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कलरलेस होते हैं। वो कलरलेस किसके कारण होते हैं? तो उसका मुख्य कारण है प्लास्टिड या लवक, क्योंकि उसमें कई विशेष प्रकार के पिगमेंट्स या वर्णक पाए जाते हैं जिनके कारण वो रंगीन दिखाई देते हैं। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड प्लांट्स के कलरफुल पार्ट में हो सकते हैं, रूट्स में हो सकते हैं, फ्रूट्स में हो सकते हैं, लीव्स में हो सकते हैं, पत्तियों में हो सकते हैं, किसी भी पार्ट्स में हो सकते हैं। तो अगर प्लास्टिड की बात की जाए तो प्लास्टिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम हरित लवक भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स हरे दिखाई देते हैं, तो प्लांट्स के हरे दिखाई देने के कारण उसमें उपस्थित क्लोरोप्लास्ट है। ऐसे ही प्लांट्स या उसके कुछ पार्ट्स का रंगीन दिखाई देना, तो उसका कारण है क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि क्रोम से तात्पर्य रंग होता है और उसी के कारण प्लांट्स रंगीन दिखाई देते हैं। जबकि ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी लवक कहा जाता है, यानी प्लांट्स का रंगीन भाग या कहें श्वेत भाग, जो व्हाइट पार्ट होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट, उसमें ल्यूकोप्लास्ट एग्जिस्ट करता है या ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित होता है, जिसके कारण वो रंगहीन होता है। तो आइए देखते हैं प्लास्टिड या लवक के बारे में। लवक के विभिन्न प्रकार के कारण ही प्लांट्स के विभिन्न भागों के अलग अलग रंग प्रदर्शित होते हैं। यानी प्लांट्स में बहुत सारे लवक मौजूद होते हैं और उन्हीं लवक के कारण प्लांट्स में बहुत सारे रंग प्रदर्शित होते हैं। अब सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो देखिएगा, लवक की खोज करी थी हिकल ने। लवक की खोज सन 1966 में हिकल नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि ये प्लास्टिड या कहें लवक वर्ड सिम्फर के द्वारा दिया गया है। खोजकर्ता हिकल हैं, जबकि ये शब्द लवक सिम्फर के द्वारा दिया गया है। और याद रखिएगा, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और किसी अन्य कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ना ही ह्यूमन, ना ही एनिमल, और किसी भी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इट इज लुक लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। देखिएगा, लवक की संरचना माइटोकॉन्ड्रिया के ही समान होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी, माइटोकॉन्ड्रिया में जो पदार्थ होता है उसी प्रकार से इसमें भरे पदार्थ को स्ट्रोमा कहा जाता है। यानी यहां एक क्वेश्चन बनता है कि लवक के भीतर उपस्थित पदार्थ क्या कहलाता है? तो लवक के भीतर उपस्थित पदार्थ स्ट्रोमा कहलाता है। और याद रखिएगा, जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, उसी प्रकार प्लास्टिड यानी लवक का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही संरचना है, जिसमें उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम उपस्थित होते हैं और उसके अंदर भरे तरल को स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा कहते हैं उसे। दे सिंथेसाइज फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च। ये मंड, प्रोटीन और स्टार्च का
संश्लेषण करने का कार्य करते हैं, यानी अपने भीतर बनाकर एकत्रित करने का कार्य करते हैं। जैसे हम कहें, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम फल फ्रूट लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है और वही कार्बोहाइड्रेट को फलों ने अपने अंदर संचित करने का काम किया, तो इन्हीं का कार्य प्लास्टिड करता है, यानी फ्रूट फैट, प्रोटीन और स्टार्च का संग्रहण करने का काम ये फ्रूट्स, लीव्स और प्लांट्स के विभिन्न पार्ट करते हैं जो लवक में मौजूद होते हैं। अब देखिएगा, प्लास्टिड पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, यानी लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो, देखिएगा, क्लोरो का मतलब होता है हरित, तो यह है हरित लवक, ठीक है। उसी प्रकार क्रोम का मतलब होता है रंग, क्रोम यानी रंग, इसीलिए क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक या वर्णी लवक, और इसी प्रकार ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है अवर्णी लवक। तो इस प्रकार इसमें 3 प्रकार के प्लास्टिड या लवक पाए जाते हैं। फर्स्ट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट की खोज करता है सिम्फर, यानी क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्फर ने की थी। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इन विच मैग्नीशियम मेटल इज फाउंड। यहां एक क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा एकमात्र धातु मौजूद होता है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, यानी इसमें मैग्नीशियम धातु उपस्थित है। यहां आप देख सकते हैं, हमने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला लिखा है। क्लोरोफिल ए में मैग्नीशियम धातु मौजूद है, जबकि क्लोरोफिल बी में भी मैग्नीशियम धातु मौजूद है, यानी इन दोनों धातुओं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उनमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, उपस्थित होता है। यह क्लोरोफिल का बना होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 और वाटर को स्टार्च में बदलने का कार्य करता है। हमने प्लांट्स की रिएक्शन पढ़ी है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O का प्रयोग करके सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। ये प्लांट्स में होने वाली रिएक्शन है, यानी यहां पर क्लोरोफिल ही वो पार्ट है जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके स्टार्च, ये रहा स्टार्च जिसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, उसके निर्माण करने का कार्य करते हैं। और क्योंकि ये स्टार्च का निर्माण करते हैं, यानी भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल या कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। तो यहां क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। और यदि ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट ना हो तो प्लास्टिड या लवक कोशिका का रसोई घर कहलाता है। इसके बाद इसका क्लोरोप्लास्ट के एग्जाम्पल, प्लांट्स में मौजूद जितने भी हरे पार्ट होते हैं, जैसा मेरे टी शर्ट का ग्रीन रंग है, उसी प्रकार प्लांट्स में मौजूद जितने भी हरे पार्ट होंगे, उन सभी हरे पार्ट्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, यानी हरित लवक पाया जाता है। जैसे पत्तियों, शिमला मिर्च, आम, संतरा, तना, छोटे प्लांट्स के सूट्स, तने या कोई भी भाग या फल या पत्तियों या कोई भी प्लांट के पार्ट जिसका रंग हरा है, उसमें उपस्थित लवक का नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब देखिएगा, यहां एक फैक्ट की बात करते हैं। क्लोरोफिल 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल के कितने प्रकार होते हैं, तो क्लोरोफिल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है CH3 समूह वाला क्लोरोफिल, CH3 समूह। एक मेथिल समूह वाला क्लोरोफिल होता है और दूसरा एल्डिहाइड समूह वाला क्लोरोफिल होता है। और याद रखिएगा, मेथिल समूह वाले क्लोरोफिल को क्लोरोफिल A कहा जाता है, जबकि एल्डिहाइड
समूह वाले क्लोरोफिल को क्लोरोफिल बी नाम दिया गया है। और क्लोरोफिल ए का रंग हमेशा नीला रंग होता है, जबकि क्लोरोफिल बी का रंग हमेशा हरा काला रंग होता है। ये रंगों के अनुसार क्लोरोफिल को विभक्त किया गया है और इसी प्रकार के क्लोरोफिल पादपों में अलग अलग पाए जाते हैं। और ये इसके फॉर्मूले होते हैं जो नॉर्मली तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक फैक्ट के तौर पर इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, प्लास्टिड के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रकाशिक क्रिया किस भाग में संपन्न होती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण या की प्रकाशिक क्रिया ग्रेनम में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। यानी दो अलग अलग पार्ट हैं, प्लास्टिड के अंदर मौजूद दो अलग अलग भाग हैं, ग्रेनम और स्ट्रोमा। तो प्रकाशिक क्रिया ग्रेनम में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। और यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन बनता है, जिसकी उम्मीद करते हैं कि किसी फ्यूचर में किसी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को वर्णी लवक भी कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही निकल कर आ रहा है। क्रोम, हमने नाम सुना होगा गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा रंगीन बना होता है। तो रंगीन का मतलब है रंग प्रदर्शित होना। और याद रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट यानी क्रोम का मतलब होता है वर्ण यानी रंग, तो इसी को कहा जाता है वर्णी लवक यानी रंगीन लवक। तो प्लांट, हम कहें प्लांट का कोई भी पार्ट जो रंग प्रदर्शित करता है वो वर्णी लवक की मौजूदगी के कारण होता है, यानी उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया गया है और जिसके कारण वो रंगीन दिखाई देता है। तो देखिएगा, पौधों का रंगीन भाग हरे को छोड़कर यानी ग्रीन के अलावा जो भी पार्ट रंगीन होता है वो वर्णी लवक के कारण ही होता है, यानी उसमें वर्णी लवक पाया जाता है जिसके कारण वो रंगीन दिखाई देता है। इसमें क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जहां मौजूद है वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, यानी ये भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या हुआ? तो इनका मुख्य कार्य होता है प्लांट को सुंदर बनाना, यानी प्लांट जो खूबसूरत दिखाई देता है, प्लांट जो सुंदरता दिखाई देती है, चाहे किसी फ्रूट की बात करें, लीव्स की बात करें या उसके फूलों की बात करें, तो उन सब में जो भी खूबसूरती दिखाई देती है वही क्रोमोप्लास्ट के कारण है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें गुलाब का फूल, तो गुलाब का फूल सुंदर होता है, हम सभी जानते हैं। तो उसकी सुंदरता का मुख्य कारण यानी उसकी सुंदरता का कारण उसका रंग है, और वही रंग उपस्थित होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो क्रोमोप्लास्ट प्लांट को सुंदर बनाने का काम करता है, जो उसके फ्रूट्स और फ्लावर यानी उसके पार्ट्स में पाया जाता है, जिसके कारण वो रंगीन होते हैं। अब यहां पर कुछ हमने एग्जाम्पल्स की बात करी है, तो देखिएगा, सबसे पहला क्रोमोप्लास्ट, ये सब यहां पर पिगमेंट्स हैं, वर्णक, इन्हें कहा जाता है पिगमेंट्स। इसमें सबसे पहला है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन कहां कहां प्रदर्शित होता है? तो देखिएगा, एंथोसाइनिन लाल रंग को प्रदर्शित करता है, तो गाजर का लाल रंग, प्याज में उपस्थित लाल रंग, या कहें सेब का लाल रंग, ये किसके कारण होते हैं? एंथोसाइनिन के कारण होते हैं। जबकि क्वेरेसिटीन, क्वेरेसिटीन के कारण प्याज पीले रंग का दिखाई देता है, एंथोसाइनिन के कारण प्याज लाल रंग का दिखाई देता है, जबकि क्वेरेसिटीन के कारण प्याज पीला दिखाई देता है। जबकि हम बात कर नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है कैरोटीन, इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है कैरोटीन। कैरोटीन गाजर, कद्दू, संतरा का नारंगी रंग और शिमला मिर्च हरी से लाल होना, लाल रंग का होना, ये सब कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होते हैं। उसके बाद करकुमिन और जेंथोफिल, येलो जेंथोफिल, करकुमिन और पीला जेंथोफिल,
जेंथोफिल, करकुमिन और पीले जेंथोफिल के कारण हल्दी का रंग पीला दिखाई देता है। फिर कैप्सेथिन, कैप्सेथिन मिर्च में लाल रंग जो होता है वो कैप्सेथिन के कारण होता है, जबकि कैप्सिथिन मिर्च में चरपराहट का कारक होता है। दो अलग अलग नाम है, कैप्सेथिन और कैप्सिथिन। तो कैप्सिथिन मिर्च में लाल रंग प्रदर्शित करता है, जबकि कैप्सिथिन मिर्च में चरपराहट यानी तीखेपन का कारक होता है। फिर कैरिकाजेंथिन पपीते का पीला रंग, लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग, तरबूज में लाल रंग। फिर आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट मूली में तीखापन, मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट के कारण होता है, जबकि मूली ग्राउंड में उपस्थित पार्ट है तो उसमें पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट, पाया जाने वाला लवक ल्यूकोप्लास्ट होगा क्योंकि वो व्हाइट पार्ट है। ऐसे बीटानिन शलगम का बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स के विभिन्न पार्ट में मौजूद होते हैं और उसी के कारण उनमें रंग या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद तीसरा आता है नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, या जिसे अवर्णी लवक भी कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पौधों का रंगहीन भाग होता है, ये पौधों का रंगहीन भाग है जिसके कारण इन्हें अवर्णी लवक कहा जाता है, यानी बिना वर्ण के, बिना रंगों के, इसीलिए ये अवर्णी लवक कहलाता है। कलरलेस या कहें व्हाइट पार्ट, इसे कलरलेस कह दो या व्हाइट पार्ट कह दो, फाउंड इन अंडरग्राउंडिंग पार्ट यानी भूमिगत भागों में, भूमिगत भागों में पाए जाते हैं जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो याद रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट पादप के किस भाग में मौजूद होते हैं, तो वे पार्ट जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में मौजूद नहीं होते हैं, उन भूमिगत भागों में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। इनका कार्य मंड, वसा और प्रोटीन जैसे पदार्थों को संग्रहण करना होता है यानी स्टोर करना होता है। और क्योंकि ये मंड, वसा और प्रोटीन जैसे पदार्थों को स्टोर करते हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक अंगक या प्राइमरी ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चार ऑप्शन देखे कि कोशिका के कौन सा पार्ट प्राइमरी ऑर्गेनेल कहलाता है, तो लवक, और उन लवकों में ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ये प्लांट्स में उपस्थित फैट, स्टार्च, प्रोटीन, वसा, इन सब को स्टोर करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें प्राइमरी ऑर्गेनेल कहा जाता है। और याद रखिएगा इसमें ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, एक होता है इलायोप्लास्ट और एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, ये तीनों स्टार्च, वसा और प्रोटीन तीनों का अलग अलग संग्रहण करने का कार्य करते हैं। देखिएगा सबसे फर्स्ट होता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट की बात करें तो ये मंड या स्टार्च या कहें कार्बोहाइड्रेट को संचित या स्टोर करने का कार्य करता है। और क्योंकि ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को संचित करने का, स्टोर करने का कार्य करता है, इसीलिए ये आलू, कंद, गेहूं और चावल आदि में पाए जाते हैं। यानी प्लांट्स में जहां जिससे हमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, उन पार्ट में ये वाला लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है और उसमें मौजूद पार्ट है एमाइलोप्लास्ट। दूसरा आता है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट वसा का संचय करता है और ये हमेशा बीज के भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म ऑफ सीड में उपस्थित होता है। तो बीज के भ्रूणपोष में उपस्थित लवक कौन सा है, तो याद रखिएगा इलायोप्लास्ट है। जबकि तीसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट और ये प्रोटीन को संचित करने का काम करता है और ये स्पेशली फलियों के, यहां याद रखिएगा ये बीज के भ्रूणपोष में पाया जाता है, ये फलियों के बीज के भ्रूणपोष में पाया जाता है। तो फलियों के बीज के भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म में पाया जाने वाला लवक कौन सा है, एल्यूरोप्लास्ट है। जबकि बीज के भ्रूणपोष में पाया जाने वाला लवक इलायोप्लास्ट है।
तो इस प्रकार ये 3 लवक पाए जाते हैं। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जो शैवाल होते हैं, एल्गीज होती है या फंगस होते हैं, उनमें जो लवक मौजूद होते हैं उनको लवक नहीं, जब उनको लवक के स्थान पर क्रोमोस्फीयर वर्ड कहा जाता है। यानी हम कहें नीली हरी शैवाल में जो रंग प्रदर्शित हो रहा है वो जिस लवक के कारण है या जिस पिगमेंट के कारण है उसे हम क्रोमोस्फीयर का नाम देते हैं। यानी क्रोमोस्फीयर क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया या जिसका अन्य नाम है नील हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें जो लवक के समान संरचना होती है उसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। उसके बाद याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होने का कार्य कर सकते हैं। यानी कोई भी किसी में परिवर्तित हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये सब आपस में किसी भी रंग में प्रदर्शित हो सकते हैं। यानी किसी भी लवक में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये लवक में आपसी रिलेशन क्या है, तो आपसी रिलेशन होता है क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होने की क्षमता रखते हैं। यानी कोई भी लवक किसी दूसरे लवक में परिवर्तित हो सकता है। जैसे कि हरी मिर्च का क्रोमोप्लास्ट में बदलने पर मिर्च का लाल रंग हो जाता है। यानी मिर्च हरी होती है और वो लाल रंग में परिवर्तित हो चुकी है। यानी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो गया है, जिसके कारण वो रंग प्रदर्शित करता है। इसलिए इन तीनों को एक ही समूह लवक कहा जाता है। तो ये थे लवक की बात या प्लास्टिड की बात। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो देखिएगा, ये कोशिका है और ये केंद्रक है। कोशिका और केंद्रक के समीप देखिएगा, कोशिका और केंद्रक के समीप एक 90 डिग्री पर स्थापित संरचना होती है। इसी संरचना को कहा जाता है सेंट्रियोल या तारक केंद्र। यह कहलाता है तारक केंद्र। जबकि इसके चारों तरफ मौजूद द्रव्य युक्त स्थान को कहा जाता है सेंट्रोसोम या तारककाय। देखिएगा, ये सेंट्रियोल है, तारक केंद्र है, और इसके चारों तरफ मौजूद स्थान को तारककाय कहा जाता है। यानी तारककाय क्या होता है? तो इस तारक केंद्र और यहां भरा द्रव कहलाता है तारककाय। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल की खोजकर्ता कौन है। तो इसकी खोज करी थी बेनेडेन ने, जबकि इसका नाम सेंट्रोसोम दिया गया बुवेरी के द्वारा। तो बेनेडेन खोज करता है और बुवेरी ने इसका नामकरण किया था, यह शब्द दिया था सेंट्रियोल। अब देखिएगा, जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप स्थित होती है। सेंट्रोसोम की बात करें तो जंतु कोशिका में, याद रखिएगा, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट सेल में उपस्थित नहीं होता है। यानी हायर प्लांट जो होते हैं, उच्च प्लांट जो होते हैं,
बड़े प्लांट जो होते हैं उनमें मौजूद नहीं होता है, लेकिन छोटे प्लांट्स में ये उपस्थित होता है। तो जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के समीप स्थित होती है, सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं, परंतु उच्च पादपों में अनुपस्थित होता है, यानी बड़े पादपों में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। हर एक तारककाय में 2 तारक केंद्र होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हर एक तारककाय में 2 तारक केंद्र होते हैं, जैसा कि एक सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रियोल। तो 2 तारक केंद्र मौजूद हैं, जिन्हें, क्योंकि ये 2 संख्या में 2 हैं, इसीलिए इन्हें डिप्लोसोम भी कहा जाता है। तो डिप्लोसोम शब्द किससे जुड़ा है, तो याद रखिएगा सेंट्रोसोम से ही जुड़ा है। डिप्लोसोम का मतलब होता है 2 सेंट्रियोल के कारण, या कहें डाइपोल के कारण, क्योंकि यहां पर डाइपोल हैं, 2 पोल हैं, और डाइपोल के कारण इन्हें डिप्लोसोम भी कहा जाता है। फिर देखिए, तारक केंद्र के चारों ओर स्वच्छ कोशिका द्रव पाया जाता है, जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। हमने अभी आपको बताया कि ये तारक केंद्र है, और तारक केंद्र के चारों तरफ यहां पर द्रव भरा हुआ है, और उसी द्रव के कारण इस स्थान को कहा जाता है सेंट्रोस्फीयर। तो ये सेंट्रोस्फीयर कहलाता है। सेंट्रोसोम, यानी अगर हम सेंट्रोस्फीयर की बात करें तो देखिएगा, सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल, ये दोनों मिलकर सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल दोनों संयुक्त रूप से सेंट्रोसोम के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिएगा, तारक केंद्र के चारों ओर भरा द्रव सेंट्रोस्फीयर कहलाता है, जिसमें द्रव भरा रहता है, और सेंट्रोस्फीयर को सेंट्रियोल के साथ कंबाइन कर दो तो उसे कंप्लीट संरचना को सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका का एक अंगक है, ये कोशिका का एक अंगक है जिसमें 2 बेलनाकार संरचनाएं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसमें 2 बेलनाकार सिलेंड्रिकल संरचनाएं आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थापित होती है, यानी ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर सिचुएट होती है या बनाए हुए होती है। तो सेंट्रोसोम कोशिका में एक अंगक है जिसमें 2 बेलनाकार संरचनाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थापित होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, यानी 90 डिग्री पर स्थापित संरचना को सेंट्रियोल कहते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, परंतु छोटे पादप, याद रखिएगा, छोटे पादप जैसे एल्गी, फंगस, ब्रायोफाइट्स में सेंट्रियोल उपस्थित होता है, यानी वहां पर सेंट्रोसोम या तारककाय पाया जाता है। जबकि बड़े प्लांट्स में, हायर प्लांट जो होते हैं, उनमें सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रत्येक सेंट्रोसोम का निर्माण 2 सेंट्रियोल के द्वारा होता है, जैसा कि अभी हमने बताया 90 डिग्री पर स्थापित संरचना, यानी उनकी संख्या 2 होती है, और यही 2 संरचना कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों की ओर गतिशील हो जाती है, और वहां पर ये फाइबर्स का निर्माण करती है, और वही फाइबर्स गुणसूत्रों को खींचने का काम करते हैं, जिससे गुणसूत्र अपने स्थान से पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सेल डिवीजन करने का काम करते हैं, तो इसीलिए इनकी संख्या 2 होती है। तो प्रत्येक सेंट्रोसोम का निर्माण 2 सेंट्रियोल के द्वारा होता है, जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थापित होते हैं, और यह सेंट्रियोल चारों ओर से साइटोप्लाज्म यानी द्रव से घिरे रहते हैं। जो द्रव सेंट्रोस्फीयर में भरा होता है वही द्रव साइटोप्लाज्म कहलाता है, और उसी को कंबाइन रूप से कहा जाता है सेंट्रोसोम। और जैसे सेंट्रोस्फीयर में जो द्रव भरा है उसे साइटोप्लाज्म ही कहलाता है। तो सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर का कंबाइन फॉर्म है। तो सेंट्रोसोम यानी तारककाय क्या है, तो तारक केंद्र, और तारक केंद्र के चारों तरफ का परिकेंद्रीय स्थान, यानी उसके चारों तरफ का स्थान, हम कहें ये सेंट्रियोल है, तो ये सेंट्रियोल के चारों तरफ जो द्रव भरा है, उस द्रव को अगर सेंट्रियोल के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो उसे ही कहा जाता है सेंट्रोसोम या तारककाय।
अब याद रखिए, दो सेंट्रियोल तारक केंद्र उपस्थित होने के कारण सेंट्रोसोम डिप्लोसोम कहलाते हैं। हमने यहां बात करी थी, क्योंकि यहां दो तारक केंद्र पाए जाते हैं, इसी कारण इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। अब संरचना की बात करें तो देखिए, इसकी संरचना कुछ बेलनाकार संरचना होती है, जैसा कि हमने यहां प्रदर्शित किया है। तो देखिए, इसकी संरचना अगर हम देखें तो कुछ ऐसे इस शेप में दिखाई देती है। ये एक फाइब्रिल कह लो या तंतु कह लो, एक तंतुओं का अरेंजमेंट है जो नलियों के शेप का होता है। तो देखिएगा, ये नलियों के शेप का अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट सामने से कुछ इस आकार का दिखाई देता है, जबकि पीछे लेंथ में ये मौजूद होता है। यानी अगर सामने से देखें तो इसकी कार्ट या कहें पहिए के समान एक संरचना बनती है, और उस पहिए की संरचना में ये 3-3 के पेयर में ये 9 जोड़े, यानी 9 जोड़े व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं। और क्योंकि यहां पर एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और ये 9, यहां पर 9 पेयर बने हैं 3-3 की संरचना में। तो देखिएगा, ये 3-3 ट्यूबल्स, माइक्रो ट्यूबल्स हैं ये, और ये 3-3 छोटी छोटी माइक्रो ट्यूबल्स मिलकर ट्रिपलेट्स का निर्माण करती हैं, और इन ट्रिपलेट्स की कुल संख्या 9 होती है। और क्योंकि इसके बीच के स्थान पर यहां पर किसी भी प्रकार का माइक्रोट्यूबल मौजूद नहीं होता है, देखिएगा यहां पर कोई माइक्रोट्यूबल नहीं है, इसीलिए इसे 9+0 अरेंजमेंट कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 9+0 अरेंजमेंट किससे संबंधित है, या सेंट्रोसोम का अरेंजमेंट या निर्माण कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत होता है, तो 9+0 अरेंजमेंट। तो 9+0 अरेंजमेंट को कहा जाता है सेंट्रोसोम का निर्माण करना, यानी इसी संरचना के अनुसार या इसी व्यवस्था के अनुसार सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। तो देखिए, सेंट्रियोल की संरचना 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल होती है, यानी माइक्रोट्यूबल में 9+0, 9 यहां पर उपस्थित 9 ट्रिपलेट के रूप में है। यहां 3-3 उपतंतु मौजूद हैं, इन्हें तंतु कहा जाता है या ट्रिपलेट कहा जाता है, और इन ट्रिपलेट के भी सब भाग है, यानी सब डिवीजन है, और उन्हें उपतंतु का नाम दिया जाता है, जैसा कि यहां प्रदर्शित किया गया है। ये ए उपतंतु है, ये बी उपतंतु है, और ये सी उपतंतु है। तो 3-3 उपतंतु मिलकर एक ट्रिपलेट का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार इसमें 9 या कहें 9 ट्रिपलेट मौजूद होते हैं। तो सेंट्रियोल की संरचना 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल होती है, अर्थात इसमें सेंट्रियोल्स की सतह पर 9 माइक्रोट्यूबल परिधि के चारों ओर उपस्थित होते हैं। जैसा कि हमने यहां बताया, यहां पर 9 माइक्रोट्यूबल चारों तरफ मौजूद हैं, और जो ये 9 माइक्रोट्यूबल ट्रिपलेट के रूप में, ट्रिपलेट क्योंकि यहां पर 3 उपतंतु एक सीध में हैं, इस प्रकार 3 उपतंतु हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ये 3 उपतंतु एक सीध में ट्रिपलेट के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और 0, यहां पर 0 का मतलब होता है इसके केंद्र में कोई माइक्रोट्यूबल मौजूद नहीं होता है, इसके कारण इसे 0, तो 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबल कहा जाता है, या इसकी व्यवस्था कहा जाता है। और इसकी संरचना एक बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है, यानी कार्ट व्हील के अकॉर्डिंग होती है। ओके, अब देखिएगा, यहां पर एक स्पेशलिटी यह है कि यहां पर जो माइक्रोट्यूबल होते हैं, यानी ए माइक्रोट्यूबल हमेशा सी माइक्रोट्यूबल से जुड़ा होता है। ए माइक्रोट्यूबल, देखिएगा, ए उपतंतु यानी फर्स्ट तंतु जो है वो हमेशा सी वाले माइक्रोट्यूबल से जुड़ा होगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए सी से जुड़ा है, उसके बाद ये ए लास्ट से जुड़ा है, यानी हमेशा माइक्रोट्यूबल को ए उपतंतु या सब फाइब्रिल को सी सब फाइब्रिल से जोड़ा जाता है, क्योंकि ट्रिपलेट में इन्हें नाम दिया गया है उपतंतु ए, उपतंतु बी और उपतंतु सी। सब फाइब्रिल ए, सब फाइब्रिल
सब फाइब्रिल ए, सब फाइब्रिल बी और सब फाइब्रिल सी। तो 3 सब फाइब्रिल या कहें 3 उपतंतु मौजूद हैं। ए उपतंतु को हमेशा सी उपतंतु से जोड़ा है और जब इन्हें इस संरचना में यानी ए को सी से जोड़ा जाएगा तो जो संरचना बनेगी वो एक बैलगाड़ी के शेप के अकॉर्डिंग बनेगी, इसीलिए बैलगाड़ी के पहिए के समान इसकी संरचना होती है। फिर यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माइक्रोट्यूबल बनते हैं वो माइक्रोट्यूबल किसके द्वारा बने होते हैं? तो याद रखिएगा वो माइक्रोट्यूबल एक प्रोटीन से बने हैं और उसको कहा जाता है ट्यूबलिन प्रोटीन, यानी माइक्रोट्यूबल ट्यूबलिन प्रोटीन के यहां निर्मित होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर कि माइक्रोट्यूबल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ट्यूबलिन प्रोटीन के द्वारा माइक्रोट्यूबल का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट, प्रत्येक माइक्रोट्यूबल में 3 ट्यूबल उपस्थित होते हैं जिन्हें हम सब फाइब्रिल या कहें उपतंतु भी नाम दिया जाता है। तो प्रत्येक माइक्रोट्यूबल में 3 ट्यूबल उपस्थित होते हैं और इन्हीं 3 ट्यूबल से निर्मित संरचना को ट्रिपलेट कहा जाता है। इन्हें ट्रिपलेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्किंग या कहें कि इसका कार्य क्या है। तो देखिएगा, सेंट्रियोल जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय सेंट्रियोल ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं और ध्रुवों की ओर जाकर ये फाइबर का निर्माण करते हैं। जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि जो गुणसूत्र होते हैं ये गुणसूत्र इस प्रकार से, ये गुणसूत्र जो है वो बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं और यहां पर उपस्थित है सेंट्रियोल जो कि केंद्रक के पास मौजूद थे, लेकिन ये विशेष अवस्था में यानी कोशिका विभाजन की अवस्था में ध्रुवों की ओर गतिशील हो जाते हैं और ध्रुवों पर पहुंचकर ये इस प्रकार के फाइबर का निर्माण करते हैं और वही फाइबर एक फोर्स के द्वारा इन गुणसूत्रों को पृथक करने का काम करते हैं। यानी हम कहें कि सेंट्रियोल का कार्य क्या है? तो गुणसूत्र का कोशिका विभाजन के समय पृथक करना यानी गुणसूत्र को अलग करना या सेल डिवीजन के लिए ये हेल्प करने का काम करते हैं गुणसूत्रों को पृथक करके। तो देखिएगा, स्पिंडल फाइबर, इन्हें ही कहते हैं स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर या तरकु तंतुओं का निर्माण करके कोशिका विभाजन में सहायता करने का कार्य करते हैं। यानी ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं और सेल डिवीजन में मददगार होते हैं, यानी इनके बिना सेल डिवीजन नहीं हो सकता है। जबकि बात करें दूसरा कार्य, तो दूसरा कार्य बेसिल बॉडीज यानी आधार कणिका, बेसिल बॉडी या आधार कणिका का निर्माण करते हैं और वही सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति, उसी से सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है। तो हम बात करें बेसिल बॉडी, यानी बेसिल बॉडी से तात्पर्य ये है जो, जैसे कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच के इस स्थान पर 2 तंतु बने होते हैं, वो उन्हें कहा जाता है कशाभिका, फ्लैजिला, और उन्हीं फ्लैजिला का निर्माण या कहें कशाभिका का निर्माण या सीलिया का निर्माण जिसके द्वारा होता है वो है सेंट्रियोल, यानी सेंट्रियोल के द्वारा बेसिल बॉडी से सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण करने में सहायता करते हैं। और याद रखिएगा स्पेशली यहाँ पर कि ये माइक्रोट्यूबल जो सेंट्रियोल में मौजूद हैं, उन माइक्रोट्यूबल का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो माइक्रोट्यूबल का निर्माण ट्यूबलिन प्रोटीन के द्वारा होता है। और इसकी संरचना किस प्रकार की व्यवस्था में उपस्थित होती है? तो याद रखिएगा 9+0 अरेंजमेंट। तो 9+0 व्यवस्था किसमें पाई जाती है? 9+0 व्यवस्था 9+0 व्यवस्था
सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम में उपस्थित होती है और सेंट्रोसोम किस किस का संयुक्ति होती है या कॉम्बिनेशन होता है या संगठन होता है, तो याद रखिए सेंट्रोसोम, सेंट्रोस्फेयर और सेंट्रियोल, तारक काय, तारक केंद्र और परिकेंद्र दोनों के स्थान को संयुक्त रूप से सेंट्रोसोम कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस केंद्रक की खोज करी थी। और स्ट्रॉसबर्गर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी केंद्रक जो बनता है वो पहले से उपस्थित केंद्रक के द्वारा ही उसकी उत्पत्ति करता है, यानी पहले से उपस्थित किसी केंद्रक के द्वारा नए केंद्रक की उत्पत्ति होती है। तो स्ट्रॉसबर्गर के अनुसार हर एक नए केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित केंद्रक से ही होती है, जबकि हैमरलिंग ने अपने स्टेटमेंट में कहा था केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष या केंद्र होता है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष यानी कोशिका में मौजूद जो केंद्रक है वही इसका कंट्रोलिंग पार्ट है, और क्योंकि कंट्रोलिंग पार्ट है इसके कारण इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को किसने कहा था? हैमरलिंग ने कहा था। और याद रखिएगा कोशिका का मस्तिष्क कौन है? तो केंद्रक है। इसके बाद केंद्रक के भीतर गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र का निर्माण होता है डीएनए से, याद रखिएगा। और डीएनए की सबसे छोटी इकाई होती है जीन। डीएनए की सबसे छोटी इकाई है जीन। तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र हैं, ये केंद्रक है और केंद्रक में ये केंद्रिका, ये गुणसूत्र जो क्रोमेटिन के रूप में है, और यहां पर उपस्थित है राइबोसोम जो यहां से बाहर निकल जाते हैं। अब देखिएगा केंद्रक की संरचना की बात करें तो केंद्रक की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। देखिएगा ये है केंद्रक, इसे कहते हैं केंद्रक की बाहरी परत। और इसे भीतरी परत। और इसके बीच उपस्थित इस स्थान को कहा जाता है परिकेंद्रीय स्थान। परिकेंद्रीय स्थान, तो यह केंद्रक है और केंद्रक के बीच स्थित, केंद्रक की दो परतों के बीच स्थित इस स्थान को परिकेंद्रीय स्थान कहा जाता है। और इसी में मौजूद होते हैं केंद्रिका, ये गुणसूत्र, इस प्रकार ये मौजूद होते हैं। तो ये कुछ केंद्रक की संरचना होती है। तो देखिएगा केंद्रक की उपस्थिति की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। हमने जैसा कि स्टार्टिंग में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक
यानी प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल और यूकैरियोटिक यूटिव सेल या पूर्ण विकसित कोशिकाएं जिन्हें हमने नाम दिया था। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस की बात करी थी तो हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होता है, और केंद्रक अनुपस्थित इसलिए होता है क्योंकि केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पूर्ण रूप से उपस्थित होता है, यानी पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो प्रोकैरियोटिक में अब केंद्रक झिल्ली ही मौजूद नहीं है, तो क्योंकि जब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, जिसके कारण प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक को केंद्रकाय या आद्य केंद्रक के नाम से जाना जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्तनधारियों की बात करते हैं। स्तनधारी हमने आपको बताया जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे की बजाय बच्चों को जन्म देते हैं, उनमें उनकी आरबीसी और फ्लोएम की चालनी नलिका, हम टिश्यू जब पढ़ते हैं तो पादपों में फ्लोएम और जाइलम दो प्रकार के उत्तक होते हैं, और उन्हीं उत्तकों में फ्लोएम की चालनी नलिका या सीव ट्यूब में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। हमने अभी बात करी थी यूकैरियोटिक, लेकिन यूकैरियोटिक की आरबीसी में, यानी जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में और फ्लोएम की चालनी नलिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, जो ऊंट और लामा है उनकी आरबीसी में केंद्रक भी उपस्थित होता है और उनकी आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, जबकि हमने आपको बताया था स्तनधारियों की आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक स्तनधारियों की आरबीसी में अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट और लामा दोनों की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है। और एक लास्ट बात, सामान्य अवस्था में एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, यानी एक कोशिका एक केंद्रक के द्वारा कंजिस्ट करेगी, एक केंद्रक को अपने अंदर कैरी करेगी, परंतु पैरामीशियम के अंदर दो केंद्रक मौजूद होते हैं। पैरामीशियम के अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं और उन केंद्रकों को लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक के नाम से जाना जाता है। तो पैरामीशियम में दो केंद्रक मौजूद हैं, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक। उसके बाद नेक्स्ट यहां देखिएगा, जिस प्रकार हमने बात करी, नॉर्मली एक कोशिका एक ही केंद्रक को कैरी करती है, लेकिन पैरामीशियम के अंदर दो केंद्रक होते हैं, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक। इसी प्रकार कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो बहुकेंद्रक का कारक होते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे नारियल के अंदर भरा द्रव, तरल या द्रव यानी नारियल पानी, और गोलक्रमी की अधिचर्म, ये दोनों के अंदर बहुकेंद्रक पाए जाते हैं, यानी ये दोनों बहुकेंद्रक के उदाहरण हैं। उसके बाद इनका आकार की बात करते हैं तो 5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन यानी माइक्रोमीटर तक इसका आकार होता है, यानी केंद्रक का आकार 5 से 30 माइक्रोन के बीच होता है। जबकि शेप की बात करें तो केंद्रक का आकार राउंड हो सकता है, ओव्यूल हो सकता है, या एलोंगेटेड हो सकता है, या कहें गोल हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, या लंबवत छड़ के आकार का भी हो सकता है, यानी ये किसी भी आकार का यहां पर पाया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि WBC जिसे हम लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, तो WBC की आकृति अनिश्चित होती है, इसके केंद्रक की आकृति अनिश्चित होती है, और इसी के कारण WBC को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। तो लिम्फोसाइट या WBC के केंद्रक का आकार अलग होता है, अनिश्चित होता है। ये हमने अभी बात करी कि केंद्रक का आकार गोलाकार, अंडाकार या लंबवत किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन WBC या लिम्फोसाइट का आकार इर्रेगुलर होता है, अनिश्चित होता है, इसका कोई शेप स्टैंडर्ड नहीं होगा। इसके बाद केंद्रक की संरचना की बात करें तो केंद्रक के 4 भाग होते हैं। एक होता है केंद्रक झिल्ली, एक होता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन। अभी हमने आपको बताया ये ऊपरी भाग केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रिका है, ये गुणसूत्र है जो क्रोमेटिन के रूप में थे, और इसके अंदर भरा द्रव केंद्रक द्रव्य कहलाता है। तो केंद्रक के 4 पार्ट होते हैं,
इसमें फर्स्ट बात करते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली हमने अभी आपको बताया था, केंद्रक झिल्ली दो झिल्लियों से बनी होती है, एक होता है बाहरी झिल्ली और एक होता है भीतरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली यानी केंद्रक के ऊपर भी दो परतें होती हैं, एक बाहरी झिल्ली और एक भीतरी झिल्ली। और भीतरी झिल्ली में छोटे छोटे पोर्स या छिद्र मौजूद होते हैं, इसमें छोटे छोटे सरंध्र पाए जाते हैं और इन्हीं सरंध्रों से राइबोसोम या अन्य पदार्थ या कहें साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म का आदान प्रदान केंद्रक और कोशिका के बीच में होता रहता है। यानी केंद्रक और कोशिका की साइटोप्लाज्म कह लो या कोशिका कह लो, दोनों के बीच परिवहन नलिका का कार्य ईआर करता है और वही इस स्थान से होते हुए यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलने का कार्य करते हैं। उसके बाद देखिएगा, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के मध्य स्थान को परिकेंद्रीय स्थान कहा जाता है। ये जो बाहरी झिल्ली, ये रही बाहरी झिल्ली और ये भीतरी झिल्ली, दोनों के बीच इस वाले स्थान को कहा जाता है परिकेंद्रीय स्थान, परिकेंद्रीय स्थान। और इसी परिकेंद्रीय स्थान से होते हुए पदार्थ या कहें द्रव आदान प्रदान या बाहर निकलने का कार्य करते हैं। तो बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के मध्य स्थान को परिकेंद्रीय स्थान या पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली पर पाए जाने वाले पोर्स, हमने कहा केंद्रक की जो भीतरी झिल्ली है उसकी भीतरी झिल्ली पर पाए जाने वाले पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं और इसी के कारण केंद्रक और कोशिका के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होने का कार्य करता है। यानी हम कहें पदार्थ इन छिद्रों से बाहर निकलकर इस परिकेंद्रीय स्थान से होते हुए इस ईआर के थ्रू यहां से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए इसे परिवहन नलिका कहा जाता है। और भीतरी झिल्ली के नीचे, अच्छा याद रखिएगा, भीतरी झिल्ली के नीचे लेमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसे केंद्रक लेमिना भी कहते हैं। केंद्रक लेमिना क्या है या लेमिना क्या है या लेमिन प्रोटीन कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा भीतरी झिल्ली के नीचे। और इसी भीतरी झिल्ली के नीचे उपस्थित होने के कारण यहां पर गुणसूत्र क्रोमेटिन की अवस्था में, देखिएगा जब गुणसूत्र क्रोमेटिन के रूप में थे, ये रहे, जब गुणसूत्र धागे जैसी संरचना में मौजूद थे, जब यहां गुणसूत्र धागे जैसी संरचना में मौजूद थे, तो उस अवस्था में गुणसूत्रों या कहें क्रोमेटिन को अपने ऊपर चिपकाने का कार्य इसी लेमिन नामक प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो भीतरी झिल्ली के नीचे लेमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो केंद्रक लेमिना भी कहलाता है और यह केंद्रक झिल्ली की वृद्धि तथा गुणसूत्रों को केंद्रक झिल्ली से चिपकाने का कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के बीच भरे द्रव को केंद्रक द्रव्य कहा जाता है और यह एक कणिकीय, केंद्रक झिल्ली से घिरा कणिकीय यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स या ग्रेनुअल्स युक्त पारदर्शी द्रव्य है जिसमें क्रोमेटिन तथा केंद्रिका उपस्थित होते हैं। यानी इसके अंदर एक तरल भरा है और इसी में क्रोमेटिन और केंद्रिका दोनों उपस्थित होते हैं। केंद्रक द्रव्य की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की थी और याद रखिए केंद्रक द्रव्य का घटक या निर्माण हिस्टोन और हेमीस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। जबकि एक नेक्स्ट पार्ट है केंद्रिका। केंद्रक के बीच उपस्थित झिल्ली रहित संरचना, ये जो बीच रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये झिल्ली रहित संरचना केंद्रिका कहलाती है। सामान्यतः जीवों में एक केंद्रिका या केंद्रक पाया जाता है। तो याद रखिए नॉर्मली जीवों में एक केंद्रिका पाई जाती है, परंतु प्याज की कोशिका या प्याज की कोशिकाओं में 4 केंद्रिका एक साथ उपस्थित होती हैं। यानी ये कुछ इस प्रकार मौजूद होती है जिसके केंद्रक में 4 केंद्रिका अलग अलग पाई जाएगी। एक कोशिका के अंदर 4 केंद्रिका पाई जाती है, ये प्याज की कोशिका। और इसका संगठन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के द्वारा होता है। यानी केंद्रिका का निर्माण डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के द्वारा होता है और इसका कार्य राइबोसोम का संश्लेषण करना या राइबोसोम का निर्माण करना है। इसीलिए केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि
राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये राइबोसोम का संश्लेषण करता है और यही राइबोसोम आरएनए के द्वारा बने होते हैं और राइबोसोम का निर्माण आरएनए के द्वारा होता है। चलिए इसके बाद हमारा एक लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम क्रोमेटिन, गुणसूत्र और कोशिका विभाजन यानी सेल साइकिल की बात करेंगे और हम समझेंगे कि इस प्रकार कौन कौन से कोशिका विभाजन होते हैं और उन कोशिका विभाजन से किस प्रकार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। लेकिन जाने से पहले यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर लिख के दें और साथ ही साथ कृष्णा एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आपके जो भी डाउट्स हों उन डाउट्स को हमें कमेंट्स में लिख के दीजिए ताकि नेक्स्ट सेशन में हम उन डाउट्स या आपके दिए हुए सुझाव या टॉपिक्स के द्वारा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन या उसका सॉल्व आउट दे सके। तो थैंक यू।